विद्यार्थियों, इस क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे पत्राचार। विभिन्न कार्यालयों में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में अनेक तरह के पत्र भेजे जाते हैं, क्योंकि बिना लिखित कार्य के किसी भी कार्यालय का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। हर कार्यालय में किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए लिखित में आदेश होना, लिखित में पत्र व्यवहार होना बहुत आवश्यक है और हर कार्य का लिखित में रिकॉर्ड रखना भी आवश्यक होता है। और इसलिए प्रतिदिन प्रत्येक कार्यालय में, चाहे वह सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, अनेक तरह का पत्र व्यवहार होता है। पत्र व्यवहार जो भी किया जाता है उसमें सबसे पहले ये आता है कि पत्राचार क्या है और यह किस प्रकार से किया जाता है, कैसा उसका स्वरूप है, किस किस प्रकार के पत्र होते हैं। पत्राचार से, जैसा कि हमने अभी बात की कि पत्र लेना और पत्र देना, कोई भी कार्यालय है उसमें लिखित में जो भी आदेश आया है, जो भी कार्यवाही की जानी है, जिसकी सूचना आई है, उसका उत्तर देना, पहले उस पत्र को प्राप्त करना और बाद में उसका उत्तर देना, ये दोनों पत्राचार कहलाते हैं। लिखित में जो भी कार्यवाही की जाती है। पत्र लेखन की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती है, जिसमें सबसे पहले पत्राचार की विशेषताएं, सरलता। पत्र है उसमें सरलता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए, वाक्य विन्यास उसका इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस किसी को भी पत्र भेजा जा रहा है वह उसका कोई अलग अर्थ लगा ले। द्विअर्थी भाषा का प्रयोग पत्राचार में नहीं किया जा सकता। सरल और साधारण शब्दों का प्रयोग करते हुए सरल और साधारण वाक्य विन्यास किया जाना चाहिए। यदि पत्र लेखक इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है जिससे यह भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि अमुक वाक्य का अर्थ क्या हो सकता है, या कहीं भी द्विअर्थी वाक्य बना दिया जाए, तो उस स्थिति में उस पत्र का पूरा अर्थ है वह विपरीत हो सकता है और इसमें पत्राचार है वह निरुद्देश्य ही चला जाएगा। इसलिए उसमें सरलता होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है स्पष्टता। पत्र है उसमें जो बात कही जा रही है, जो पत्र लिखने वाला बताना चाहता है या पूछना चाहता है, वह बात पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जो बात कहनी है या जो सूचना प्राप्त करनी है उसके बारे में साफ और स्पष्ट पूरी बात लिखी हुई होनी चाहिए। स्पष्ट बात लिखी होने से ही पत्रोत्तर करने वाला व्यक्ति स्पष्ट और पूरी जानकारी दे पाएगा। अगली विशेषता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता, पत्राचार संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। यह न हो कि किसी भी बात को इतना ज्यादा विस्तार दे दिया जाए कि पढ़ने वाला उसे पढ़ता ही रहे और जैसे ही वो आगे पढ़े पिछले वाला सब कुछ उसके लिए गोल हो जाए। तो संक्षेप में अपनी बात को कहना चाहिए, लेकिन बात जितनी है उसे पूरी कहनी चाहिए इस ढंग से कि उसको ना ही तो इतना ज्यादा विस्तार हो कि वो उबाऊ लगे और पढ़ने में भी कठिनाई आए, और ना ही इतनी छोटी होनी चाहिए कि बात जो पत्र लिखने वाला है, जो लिखना चाह रहा है, जो मुद्दा है, वही अधूरा रह जाए। अर्थात बात को संक्षेप में लेकिन पूर्ण रूप से सुंदर और सरल तरीके से लिखना चाहिए। अगली विशेषता है शिष्टता। शिष्टता, पत्राचार में शिष्टता होनी चाहिए। शिष्ट और मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की अभद्रता नहीं होनी चाहिए। पत्र किसी को भी लिखा जा रहा है, चाहे अपने से छोटे किसी अधिकारी को लिखा जा रहा है या अपने उच्च अधिकारी को लिखा जा रहा है या अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा जा रहा है, उससे शिष्टता का व्यवहार दिखाई देना चाहिए पत्र में। अगर पत्र में
अशिष्ट और भद्दी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह सामने वाले अधिकारी के लिए उस लिखने वाले अधिकारी के प्रति एक शिकायत का लिखित दस्तावेज हो जाता है, और दूसरी तरह से वह उनके मान सम्मान की हानि करता है। और तीसरा कि जो काम वो उस अधिकारी से करवाना चाहते हैं, जो आदेश या जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी उन्हें पूरी रूप या पूर्णतया समय पर नहीं मिल पाती है। इसलिए उसमें शिष्टता होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, जहां आवश्यकता हो, आदेश की जगह निवेदन किया जाना चाहिए। जहां आदेश की आवश्यकता हो, वहीं आदेश होना चाहिए। अगली विशेषता है प्रभावोत्पादकता। प्रभावोत्पादकता। पत्र की भाषा प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। भाषा ऐसी हो, ऐसी भाषा को काम में लिया जाए जिससे सामने वाला, पत्र पढ़ने वाला एक बार पढ़ते ही प्रभावित हो जाए। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उच्च स्तर की साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाए, बल्कि एक साधारण भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी शैली ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाला तुरंत प्रभावित हो और तुरंत से उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाए। अगली विशेषता है वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा। वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा कि भाषा में विशिष्टता होनी चाहिए, भाषा अपनी विशेषता लिए हुए होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ दो चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहां भाषा की सरलता, सहजता, स्पष्टता की बात आए, प्रभावोत्पादकता की बात आए, तो वहां पर ये नहीं होना चाहिए कि पत्र लेखक कहीं भी बहुत ज्यादा उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग कर दे, जिसके कारण कि पढ़ने वाले को उसमें कठिनाई हो, उसके अर्थ समझने में कठिनाई हो, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो सारे अर्थ ही विपरीत चले जाएं। और ना ही इतनी घटिया या निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसको देखने से किसी तरह का प्रभाव ना उत्पन्न हो, किसी तरह की भाषा का वैशिष्ट्य का ना पता चले, और ये न लगे कि जो पत्र लिखा गया है वह उस स्तर का है जिस स्तर का उसे होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पत्र लेखक को यहाँ यह देखने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो अपने पत्र लेखन में भाषा का प्रयोग करते समय एक बीच का रास्ता अपनाए, अर्थात नहीं तो ज्यादा उच्च स्तरीय भाषा और नहीं एक ज्यादा निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए, बल्कि वह अपनी विशेषताओं के साथ अपनी बात को स्पष्ट करने वाली सरल हो और स्पष्ट हो। अब है सरकारी कार्यालयों में जो विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं प्रतिदिन, उनमें से कुछ विशेष प्रमुख प्रकार के सरकारी पत्र। सरकारी पत्रों के प्रकार, विशेष प्रकार के जो पत्र लिखे जा रहे हैं उनमें तो जो है वो है एक तो सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, औपचारिक टिप्पणी, अनुस्मारक पत्र और प्रतिवेदन। ये कुछ प्रमुख पत्र है जो कि समय समय पर अनेक कार्यालयों से लिखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले सरकारी पत्र की बात करें। सरकारी पत्र जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखे जाते हैं, सरकारी कार्यालयों से लिखे जाते हैं, वह सरकारी पत्र कहलाते हैं। यह अनौपचारिक होते हैं, इसमें किसी तरह की कोई औपचारिकता नहीं होती, बल्कि इसमें जिस अधिकारी को लिखा जा रहा है उसका अभिवादन, उसे संबोधन किया जाता है, और जो वर्तमान में इसका स्वरूप है वह कुछ इस तरह से है कि पृष्ठ के ऊपर इसे एक ही जगह से शुरू किया जाता है और प्रत्येक पंक्ति को एक एक करके उसी जगह से शुरू किया जाता है। जिस प्रकार से यदि यहाँ लिखा गया है सेवा में,
ठीक उसी के नीचे श्रीमान, और ठीक उसी के नीचे जिस कार्यालय में लिखा जा रहा है, जिस शहर में के लिए लिखा जा रहा है, उसका नाम, और उसके पश्चात विषय, संबोधन में महोदय या महोदया, विषय के अंत में पूर्ण विराम, और उसके बाद नए पैराग्राफ से उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, अब इसके बाद पत्र लेखक अपनी पूरी बात लिखता है, और जहां पत्र समाप्त किया जाता है वहां भी बाईं ओर ही भवदीय, प्रार्थी इत्यादि शब्दों का प्रयोग बाईं ओर किया जाता है। उसी के नीचे वह अपने हस्ताक्षर, नाम, पता इत्यादि लिखता है। तो इस तरह से ये जो पत्र का प्रारूप है, ये वर्तमान में पत्रों का जो प्रारूप चल रहा है उसके अनुसार है, और ऐसा ही इसमें लिखा जाता है। दूसरा है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यह आधा सरकारी पत्र है, अर्थात इसमें पत्र भेजने वाला अधिकारी पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता है, और इसमें औपचारिकता होती है, कुछ औपचारिकताएं इसमें निभाई जाती हैं, लेकिन पत्र का जो प्रारूप है वह वैसा ही रहता है। पता जो लिखा जाता है वह बाईं तरफ लिखा जाता है, अभिवादन उसके बाद में किया जाता है, और जहां खत्म किया जा रहा है वहां पर भी उसे बाईं तरफ से ही खत्म किया जाता है। इसी प्रकार कार्यालय आदेश, जो कार्यालय में कार्यरत लोगों के लिए और कई बार आम जन के लिए भी इस तरह का आदेश निकाल दिया जाता है, लेकिन यह मुख्यतः किसी कार्यालय में, किसी विभाग विशेष में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जो आदेश निकाला जाता है उसी में, जिसमें उसका एक क्रमांक भी दिया जाता है। कार्यालय आदेश जो कि मुख्यतः कार्यालय के लेटर हेड पे ही दिया जाता है, और जिसमें पत्र क्रमांक दिया गया होता है कि किस क्रमांक का ये आदेश है, क्योंकि जो भी कार्यालय से आदेश निकलता है, पत्र निकलता है, उस पर एक क्रमांक लगता है और वह रजिस्टर में भी दर्ज होता है, इसलिए उस पर क्रमांक दिया जाना, दिनांक दी जानी आवश्यक है। और फिर जो आदेश है उसको लिखा जाता है कि किन लोगों के लिए क्या आदेश दिया गया है, और अंत में जो आदेश निकालने वाला अधिकारी है उसके हस्ताक्षर, पद नाम दिए जाते हैं। और इस तरह का जो कार्यालय आदेश है वह अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसी प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति, जो प्रेस में विज्ञप्ति दी जाती है, किसी भी जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी आवश्यकता है, जो भी कोई टेंडर दिया गया है, उसकी विज्ञप्ति प्रेस में जारी की जाती है। किसी भी संस्थान के द्वारा, किसी भी विभाग के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जब उनको सार्वजनिक किया जाता है तो प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। अनुस्मारक पत्र, पहले जो पत्र भेजा गया है उसको स्मरण करवाने के लिए, जब उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो उसको स्मरण करवाने के लिए, याद करवाने के लिए एक अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है, स्मृति पत्र स्मरण पत्र भेजा जाता है। प्रतिवेदन, किसी भी संस्थान, कार्यालय, विभाग में जो भी लेखा जोखा है, उसका जो भी काम हुआ है, चाहे वह त्रैमासिक है, मासिक है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, साप्ताहिक है, पाक्षिक है, उसकी जो रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे प्रतिवेदन कहा जाता है। ये तो थे कुछ प्रकार, विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यालय पत्रों के। इसके बाद बारी आती है
संक्षेपण की। यह भी एक कार्यालय में ही काम लिया जाने का लिखित प्रक्रिया है संक्षेपण। कार्यालयों में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जिसका संक्षेपण किया जाना आवश्यक होता है, जिसको छोटे रूप में लिखा जाना आवश्यक होता है और उस छोटे किए हुए रूप को ही संक्षेपण कहा जाता है। और इस संक्षेपण के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु इसके, उनको ध्यान में रखना आवश्यक है कि संक्षेपण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उसे 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए। संक्षेपण जब करते हैं तो उस पूरे जो भी लिखित सामग्री है जिसका संक्षेपण किया जाना है, उसको 2 से 3 बार बड़े अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि किस चीज़ का संक्षेपण किया जाना है, क्या कह रहा है, क्या इसका भाव है। और उसके बाद मुख्य बातों का रेखांकन कर लेना चाहिए। मुख्य बातों का रेखांकन, मुख्य बातों का रेखांकन कर लेना चाहिए, ताकि हमें ध्यान में रहे कि इसमें सारा जो सार है, इसका मुख्य बातें हैं, कौन कौन सी चीजें आई हैं, वो हमारे सामने रहे। मुख्य बातों के रेखांकन के बाद उसमें ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम संक्षेपण कर रहे हों तो अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़नी चाहिए उसमें, अर्थात अपना मत उसमें हमें नहीं देना चाहिए। अपना मत नहीं देना, कि उसमें अपना मत हम नहीं दे सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। और उससे पहले उसका एक कच्चा प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। संक्षेपण जब हम कर रहे हैं तो उसका कच्चा रूप तैयार जरूर करना चाहिए, ताकि उसको पढ़ करके, देख करके पहले उसकी जांच कर ली जाए और फिर उसके बाद ही उसे पूर्ण करना चाहिए। आगे है मुहावरे, कहावतें और अलंकारों को हटाना। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मूल पाठ में जो भी मुहावरे, कहावतें और अलंकार आए हैं उनको हटा देना चाहिए, उनको उस संक्षिप्त पाठ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो पाठ को बढ़ा देंगे, उसके अर्थ में भी कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए सरल भाषा में उसके मूल भाव को लेकर ही संक्षेपण करना चाहिए। संक्षेपण की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। संक्षेपण की विशेषताएं, जैसे उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। संक्षेपण में स्पष्टता होनी चाहिए कि वह स्पष्ट हो, उसमें किसी प्रकार की कोई दुरूहता नहीं आए, वह कठिन ना लगे। सरलता एवं संक्षिप्तता, दूसरी विशेषता है सरलता एवं संक्षिप्तता। कि संक्षेपण है वह सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे करना तो संक्षेपण है, लेकिन जितनी शब्द सीमा तय की गई है उससे वह ज्यादा हो, या कहीं किसी भ्रमवश, किसी गलतीवश वह उतना का उतना ही वापस लिखा जाए। तो वह सरल हो और संक्षिप्त भी होना चाहिए। अगली उसमें विशेषता यह है कि मूल अनुच्छेद की बातों का भाव होना उसमें चाहिए। मूल अनुच्छेद में जो भाव व्यक्त किया जा रहा है वह भाव उसमें होता है और सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संक्षेपण जो कि कार्यालय की आवश्यकता है, उसमें भी हमें कई प्रकार की सावधानियां रखनी होती हैं। उन सावधानियों को हमें रखना भी चाहिए। इसके बाद आता है पल्लवन।
पलवन संक्षेपण का उल्टा होता है। संक्षेपण में हमें एक अनुच्छेद या उससे अधिक की सामग्री मिलती है जिसे हमें संक्षिप्त रूप देना होता है, जबकि पलवन में हमें एक या दो पंक्तियां मिलती है जिसका हमने भाव विस्तार करना होता है, उसे विस्तार से बताना होता है। विस्तारण या भाव विस्तार पलवन के अन्य नाम हैं। तो पलवन करने में जो विधि काम में ली जाती है, जिस तरह से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह सबसे पहले है विधि। विधि में किया ये जाता है कि सबसे पहले जो भी कथन हमें दिया गया है, उस कथन के संदर्भ में कथन के लिए साक्ष्य एवं प्रमाण जुटाना। कथन जो भी दिया गया है, जिसका हमें पलवन करना है, जिसका भाव विस्तार करना है, उसको प्रमाणित करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए हमारे पास कुछ उद्धरण, कुछ उदाहरण अन्य होने चाहिए, जिनको हम अपने उस पलवन में दे सकें और भाव को पूरी तरह से विस्तारित करके एक अच्छा रूप में उसे दिखा सकें। इसलिए हमारे पास पहले से कुछ ऐसे साक्ष्य और प्रमाण होने आवश्यक हैं, उदाहरण के रूप में, उद्धरण के रूप में होने चाहिए, जिससे कि हम उस भाव के विस्तार को कर सकें, भाव को विस्तारित रूप दे सकें। दूसरा है कि पल्लवन में जो भी कहा जा रहा है उससे हम असहमति प्रकट नहीं कर सकते। पल्लवन में चाहे कुछ भी बताया गया है, किसी भी वाक्य का, सूक्ति का, उक्ति का पल्लवन हमारे द्वारा किया जाना है, अगर हम उस बात से किसी प्रकार से असहमत हैं तो भाव विस्तार करते हुए हम उससे असहमति प्रकट नहीं कर सकते। हमें जो दिया गया है केवल उसका भाव विस्तार करना ही है, असहमति करने का अधिकार हमारे पास नहीं होता है। इसलिए हम किसी भी प्रकार से असहमति नहीं दिखा सकते। तीसरा है भाषा पर नियंत्रण। भाषा पर नियंत्रण। पल्लवन करते समय भाषा नियंत्रित होनी चाहिए। अनियंत्रित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक भाषा नियंत्रित नहीं होगी, वह हमारे नियंत्रण में नहीं होगी, हम किसी भी बात को कुछ भी लिख सकते हैं, अर्थ है वह अनर्थ का रूप ले सकता है। इसलिए अब जो भाव उस उक्ति, सूक्ति, कथन को कहने वाला व्यक्त करना चाहता है, उन्हीं के भावों को विस्तार देना है। इसके लिए हम उदाहरण ले सकते हैं, उद्धरण ले सकते हैं दूसरों के, लेकिन अनियंत्रित भाषा का प्रयोग करके उसको ऐसा रूप कतई नहीं दे सकते कि जिससे उसका अर्थ ही बदल जाए, भाव है वह बदल जाए। इसलिए एक नपी तुली भाषा का प्रयोग ही हमें करना चाहिए। अगली इसकी विशेषता है सरलता एवं स्पष्टता। वह सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। ये इसकी प्रक्रिया में है कि वह सरल से सरल हो, स्पष्ट हो। अस्पष्टता उसमें नहीं आनी चाहिए, कठिनता उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पंक्ति या दो पंक्ति में जो दिया गया है उसका सरल भाषा में उसका विस्तारित किया जाएगा, तभी पल्लवन का उद्देश्य है वो सफल होगा। यदि उसे फिर पुनः क्लिष्ट भाषा में स्पष्ट रूप से लिख दिया जाएगा तो पल्लवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा। इसी तरह से इसमें यह लिखा जाएगा अन्य पुरुष में। पल्लवन सदैव अन्य पुरुष में किया जाना चाहिए। इसमें उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष नहीं होना चाहिए। इसके बाद है टिप्पण। टिप्पण भी कार्यालय लेखन के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। टिप्पण यूं तो साहित्य स्तर पर होता है,
लेकिन कभी-कभी यह आधिकारिक स्तर पर कर लिया जाता है, लेकिन यह नीचे के अधिकारी के द्वारा ऊँचे के अधिकारी तक भेजने के लिए ही किया जाता है और यह ऐसा कभी-कभार ही होता है। आमतौर पर इसे सहायक स्तर पर ही निपटाया जाता है। टिप्पण की जो प्रक्रिया है वह इस प्रकार से रहती है कि पूर्व में जो पत्र आया है, पूर्व पत्र का सार रूप, कि टिप्पण में पूर्व पत्र का सार रूप आ जाना चाहिए, सार में संक्षेप रूप में वह उस टिप्पण में आ जाना चाहिए। टिप्पण का अर्थ यही है कि जो विस्तृत पत्र आया है उसको छोटे रूप में लिख करके एक टिप्पणी के रूप में पत्र के साथ उच्च अधिकारी को भेज दिया जाए, ताकि वह उस पूरे पत्र को न पढ़कर केवल उस टिप्पण को ही पढ़ करके अपना मत व्यक्त कर सके। दूसरी इसमें यह है कि मामले का विश्लेषण होना चाहिए। जो भी मामला है, जो बातचीत जिसके बारे में की जानी चाहिए, जो मुद्दा आया है, उसका पहले विश्लेषण कर लेना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में। अगला इसमें होना चाहिए अगली कार्यवाही के लिए सुझाव। कार्रवाई के लिए सुझाव। आगे जो कार्रवाई की जानी चाहिए उस पत्र पर, वह भी उस टिप्पण में लिखी जानी चाहिए कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाए, कैसे कार्रवाई की जाए। और निर्णय के लिए अभिमत के लिए अभिमत, जो भी निर्णय लिया जाना है उस निर्णय के संबंध में टिप्पण करने वाला भी अपना मत देता है कि इस संबंध में ऐसा किया जा सकता है और ऐसा नहीं किया जा सकता, वह भी वह विस्तार से बताता है। अब आती है टिप्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। टिप्पण जब की जाती है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है? ध्यान देने योग्य बातें। टिप्पण में क्या क्या होना चाहिए कि इसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षिप्तता होना, टिप्पण है वह संक्षिप्त होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जितना बड़ा पत्र है उससे कहीं बड़ी हम टिप्पण कर दें, और ऐसा करते हैं तो वह टिप्पण नहीं कहलाएगा, और दूसरा जिस अधिकारी के पास भेजा जा रहा है वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। भाषा, टिप्पण की भाषा सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पढ़ने वाला अधिकारी एक ही बार में बात को समझ जाए कि क्या कहा जा रहा है और क्या अधीनस्थ है वो कहना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। अगली है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता, प्रत्येक बात को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाना चाहिए। किसी भी बात में, किसी पत्र में एक से अधिक कोई बात है या कोई एक से अधिक ब्यौरा देना है तो उसे क्रमबद्ध रूप से लिखा जाना चाहिए। जो बात सबसे पहले आनी चाहिए उसे सबसे पहले होना चाहिए, और जो बीच की बात है वो बीच में ही आए, अंत की बात अंत में ही आए। क्रम को भंग नहीं करना चाहिए। ये नहीं हो कि जिस बात को सबसे अंत में बताया जाना चाहिए उसे हम सबसे पहले बता दें। अगली ध्यान रखने वाली बात है वो है स्पष्टता। टिप्पण में स्पष्टता होनी चाहिए। उसे स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को कहना चाहिए। किसी भी तरह का लुकाव छिपाव इसमें नहीं होना चाहिए। अगली विशेषता है टिप्पण में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है तटस्थता।
तटस्थता। टिप्पण करने वाला व्यक्ति तटस्थ होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अधिकारी को कोई ऐसी बात लिखकर नहीं भेजनी चाहिए जिससे जो संबंधित पत्र है उस पत्र लिखने वाले के प्रति कोई दुर्भावना उस अधिकारी के मन में उत्पन्न हो, या किसी भी बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, किसी बात को छुपा लेना नहीं चाहिए जिससे कि उस पत्र की कोई बात अधिकारी तक ना पहुंचे। इसके बाद है मसौदा लेखन। मसौदा से तात्पर्य है प्रारूप या प्रारूपण, जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग भी कहा जाता है। कोई भी कार्य किया जा रहा है, कुछ भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उससे पहले उसका एक मसौदा बनाया जाता है, उसका एक खाका तैयार किया जाता है, एक कच्चा चिट्ठा उसका तैयार किया जाता है, जिससे ये अनुमान हो जाता है, प्रारूप उसका बन जाता है कि यह कार्य किस तरह से किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये तो था कार्यालयीय पत्राचार। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे भाषा कंप्यूटिंग का। धन्यवाद।